Okay. So today we will be starting the chapter beams and columns and have a look at the contents. हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. We will learn different types of supports and conditions, then revision of stresses in beams. Okay, this revision of stresses in beams means the stress equation that we derived in the chapter of flexural stresses. इसमें जो भी स्ट्रेस के इक्वेशन डिराइव किए थे वही सारे रिपीट होंगे. And effect of section orientation and type of loading. Okay, in this effect of section and orientation. Okay, आपको याद होगा तो एग्जांपल सेक्शन में मैंने करवाया है कि आप अलग अलग सेक्शन लेते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर, ट्रायंगुलर. ओके, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन स्ट्रेस, या तो फिर किसमें किसका वेट ज्यादा होगा, कम होगा. देन ओरिएंटेशन हमने देखा था कि स्क्वायर को हमने जो हॉरिजॉन्टल एजेस जो होती है वो पैरेलल टू न्यूट्रल एक्सिस रखी थी और दूसरे में डायगोनल को न्यूट्रल एक्सिस पे रखा था. ओके, सो दैट इज ओरिएंटेशन. तो उसका क्या इफेक्ट आता है, दैट आल्सो वी हैव स्टडी. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग. ओके, बीम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग एक्ट करते हैं. ओके, सो वी विल स्टडी दैट. देन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स फॉर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन. अगर मैं पॉइंट लोड रखता हूँ तो कैसा डिफ्लेक्शन होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रखता हूँ तो कैसा डिफॉर्मेशन होता है, दैट वी विल स्टडी. देन कॉम्प्रेसिव एक्सियल लोडिंग ऑफ कॉलम्स एंड स्ट्रट्स. दिस इज अ सेपरेट एंटिटी कॉलम्स. ये एक इंडिपेंडेंट पोर्शन रहेगा कॉलम्स का. ये now beams and columns, these are very familiar to us. We all have seen beams and columns. Okay, हमारा जो घर है उसके अंदर भी आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो दैट इज मेड अप ऑफ बीम्स एंड कॉलम्स. देन उसके बाद हम उसमें ब्रिक्स और सीमेंट्स लगाते हैं. okay. आर यू अवेयर ऑफ दिस? आपके घर में जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है, हॉरिजॉन्टल बीम, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, okay, आपकी छत पे देखोगे आप तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, एक्सट्रूडेड पार्ट. दैट इज बीम. एंड आपका घर बन रहा हो तभी आपने देखा होगा तब वर्टिकल जो स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज मेन लोड कैरिंग स्ट्रक्चर. ओके, लेट मी शो यू इफ अवेलेबल ओवर हियर. Yeah, here you can see. You see जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं लोड कैरिंग मेंबर्स, दिस वन वर्टिकल वन इज अ कॉलम. ओके, एंड यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट है दैट इज बीम. ओके, वी हैव used many in many ways. बीम्स एंड कॉलम्स को हमने काफी जगह पे यूज किया हुआ है. ओके, हमारी रियल लाइफ के अंदर आप बाहर निकलिए, देखिए ओवर ब्रिजेस है उसमें भी बीम्स एंड कॉलम्स हो गए. ओके, show you bridges. Some more examples of beams and columns. I think internet connection is slow. Okay, see in this image.
कि यू सी ये स्ट्रक्चर हमने सभी ने देखा है कि दिस इज अ ब्रिज और उसका ये सपोर्ट है. ओके, सो दिस सपोर्ट यू कैन कंसिडर इट एज अ कॉलम एंड दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज अ बीम जिसके ऊपर से गाड़ियां पास होती है. So we have utilized these beams and columns very widely. आप कहीं पे भी जाओगे ये स्ट्रक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे. ओके, सो इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड हाउ द लोड विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड. कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है इसके ऊपर. कोई इंसान खड़ा है, आदमी खड़ा है, तो उसका लोड क्यों इतना कैसे सपोर्ट होता है, दैट विल लर्न इन दिस. दिस इज वन मोर एग्जांपल ऑफ अ कॉलम एंड अ बीम. कि आपके घर के अंदर आपने देखा होगा, दैट इज वेरी पॉपुलर स्ट्रक्चर, बीम्स एंड कॉलम. सो वी विल लर्न हाउ द लोड कैन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन कौन से टाइप के लोड उसके ऊपर एक्ट होते हैं. ओके, इन दिस चैप्टर. सो वी विल स्टार्ट विथ थियरीज, देन वी विल move for practical examples. So first of all, beams. What is a beam? If in exam it is asked to write a definition of beam, define beam and column, तो कैसे define करोगे? Okay, so beam is a structural member that is designed. Okay, just a minute, let me. Okay. First of all, it is a structural member. Now, what is structural member? Okay. So in previous semester, you have learned the subject of kinematics of machine or kinematics and theory of machine. Okay, K-term subject आप सबने पढ़ा है. Okay, so in that subject you differentiated between mechanism and structure. Okay. Mechanism and structure. तो मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म इज अ मूविंग मशीन एलिमेंट. हम कई सारी लिंक्स को ज्वाइन करके रन करवाते हैं, वो लिंक्स का रिलेटिव मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म. मिनिमम लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ मैकेनिज्म इज 4. कि आपको मिनिमम 4 लिंक्स रिक्वायर्ड होती है कोई भी सिंपल से सिंपल मैकेनिज्म बनाने के लिए. इफ द नंबर ऑफ लिंक्स आर लेस देन 4, then that thing or that object is called as structure. Okay, so in structure there is no relative motion. Okay, no large scale relative motion to be precise. Okay, थोड़ी थोड़ी मिनिमम मूवमेंट हो सकती है, लाइक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर हमारा एलिमेंट है वो एक्सपांड होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है. ओके, दैट माइनर मूवमेंट इज देयर, बट नो मेजर रिलेटिव मोशन इज देयर. ऐसा नहीं होगा कि भाई मेरा ये बीम यहाँ पे है कि उसका मैंने यहाँ पे सपोर्ट दिया है, यहाँ पे सपोर्ट दिया है, तो ऐसा नहीं होगा कि ये बीम जो है वो पूरा ऐसा हो जाएगा. ओके, पूरा वो पूरा डिफॉर्म नहीं होगा. ओके, स्लाइटली डिफॉर्म होगा. ओके, so that is structure. There is no major relative motion between the links. Okay, that is structure. Which structure means that cannot move. So now here movements are minor movements. Okay, so keep this thing in mind. It is a structural member that is designed to resist forces acting transverse to its axis. Okay, अभी ये कौन से फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए बना हुआ है? बीम जो है वो उसके जो एक्सिस होती है, बीम की एक्सिस होगी ये वाली एक्सिस. okay. इस एक्सिस को परपेंडिकुलर जो भी फोर्स लगते हैं उनको रेजिस्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है बीम को. अभी इन प्रैक्टिकल लाइफ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक लोड जो है वो परपेंडिकुलर लगेगा. कोई लोड जो है वो किसी एंगल पे भी लग सकता है. ओके, सो वी विल कंसीडर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स. ओके,
हमको एनालिसिस के लिए फोर्स कौन सा लेना है, जो फोर्स परपेंडिकुलर होगा वही। अगर फोर्स किसी इंक्लिनेशन एंगल पे लग रहा है तो उस फोर्स का हम कंपोनेंट लेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस पे। तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ बीम। ये एकदम फंडामेंटल डेफिनेशन है। किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आपको बीम डिक्लेयर करना है तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या है, इट कैन नॉट मूव, इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर। और वो लोड कौन से टाइप के लोड को रेजिस्ट करेगा, which the load which is perpendicular to its axis, transverse means perpendicular to its axis, उसी स्ट्रक्चर को हम बीम बोल सकते हैं। जैसा कि ब्रिज में आपने दिखा था, ब्रिज जैसा कि ब्रिज में हमने देखा हुआ है कि व्हीकल्स जो पास होते हैं तो व्हीकल का लोड कौन सी डायरेक्शन इंटरनेट इज स्लो। आप ब्रिज पे गए होंगे, सो व्हीकल पास होते हैं ब्रिज के ऊपर से, तो उसका लोड जो है वो एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। डाउनवर्ड मीन्स अगर आपका व्हीकल यहाँ से पास हो रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, मीन्स द लोड इज एक्चुअली एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ द बीम। ये जो बीम है उसकी एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड एक्ट करता है। So that is the basic definition of a beam. Now we will have a look at the difference in beam जो होता है वो horizontal element होता है। Okay. अभी इस horizontal element को सपोर्ट करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स होती है। ओके मैं उसको कैसे उसकी पोजीशन में होल्ड करूंगा। ओके सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस। ओके अलग अलग एप्लीकेशन के मुताबिक अलग अलग सपोर्ट्स अवेलेबल होंगे। तो टाइप्स ऑफ बीम्स, first type is called simply supported beam. So now how you define simply supported beam? Okay. This beam is freely supported at both ends. Okay. Means मेरा जो beam होगा, this beam is supported at both of its end. Okay. दोनों सिरे पे उसको सपोर्ट दिया गया होगा। okay. अभी ये सपोर्ट जो है वो कोई भी टाइप का हो सकता है। ओके हिंज सपोर्ट भी हो सकता है, रोलर सपोर्ट भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट, दैट वी विल सी लेटर ऑन, बट राइट नाउ हाउ यू डिफाइन सिंपली सपोर्टेड बीम? इट इज सपोर्टेड एट बोथ ऑफ इट्स एंड। what it means the end supports are capable of exerting only forces, not capable of exerting any moment। मीन्स ये जो सपोर्ट होंगे दोनों साइड पे वो सिर्फ फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स जो रेजिस्टेंस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्या होगा यहाँ पे अगर कोई व्हीकल या आदमी खड़ा हुआ है, ओके तो उसका लोड लगेगा। ओके so that load will be distributed on both of its supports। so that load is distributed at both of its supports। okay आधा आधा बच जाएगा यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड में। सपोज यहाँ पे 50 केजी का आदमी खड़ा है, ओके सो 25 केजी दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर ये एग्जैक्टली सेंटर में खड़ा है तो दिस सपोर्ट्स will provide resistance। okay every action has a reaction। तो अगर मैं कोई चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, okay ऐसे पड़ी हुई है okay, दोनों साइड पे,
तो यहाँ पे अगर लोड एक्ट हो रहा है तो इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शंस आ जाएंगे। okay. Now these reactions must be exactly equal to the applied load। okay. आप अगर इमेजिन करना है तो ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे क्लासरूम में जो प्लेटफॉर्म है, ओके, क्लासरूम में यहाँ पे बोर्ड है, ओके, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे फैकल्टी खड़े होके पढ़ाते हैं। ओके, सो दिस प्लेटफॉर्म यू कैन कंसीडर एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर कोई प्रोफेसर यहाँ पे, ओके, कोई प्रोफेसर यहाँ पे खड़ा हुआ है, ओके, सो हिज लोड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस सपोर्ट्स। ओके, ये जो सपोर्ट्स है उसको रेजिस्ट करेंगे। ओके, so that is called resistance or you can say reaction। तो ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम होते हैं उसमें सिर्फ फोर्सेस को रेजिस्ट कर सकते हैं। जो सपोर्ट्स जो है, दिस सपोर्ट्स कैन ओनली रेजिस्ट फोर्सेस, इट कैन नॉट रेजिस्ट द मोमेंट्स। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस। अभी सपोज ये मेरा बीम है, ओके, ये कंटिन्यूअस है, आगे बहुत लंबा है, ओके, उसको मैंने यहाँ पे ऐसा सपोर्ट दिया है। ओके, और सेकंड कंडीशन, ये मेरा बीम है, सेकंड कंडीशन, ओके, वो भी लंबा है, ओके, उसको मैंने दीवार के अंदर ऐसा फिक्स कर दिया है। तो अभी इस केस में क्या होगा, यहाँ पे जब भी लोड अप्लाई होगा, ओके, लेट मी ड्रॉ ओवर हियर, ओके, यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ही लोड अप्लाई होगा तो मेरा जो बीम है वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे मेरा सपोर्ट है। ओके, यहाँ पे मैंने डिफ्लेक्शन थोड़ा एग्जैगरेट करके दिखाया है टू मेक यू अंडरस्टैंड ओनली। ओके, तो यहाँ पे मेरा सपोर्ट है। सो दिस सपोर्ट विल नॉट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू रोटेशन और मोमेंट। ये मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करेगा। अगर बीम डिफ्लेक्ट होता है ऐसे शेप में तो उसको होने देगा। इट विल ओनली रेजिस्ट दी वर्टिकल फोर्सेस, ओके, इन सिंपली सपोर्टेड। ये केस अगर हम देखते हैं, दूसरा वाला केस, लेट मी, तो ये वाला केस जो है उसमें अगर यहाँ पे लोड अप्लाई होता है तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज फिक्स एंड है, तो वो ये बीम को रोटेट नहीं होने देगा। मींस ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर, यहाँ पे बीम को फिक्स किया है, तो अगर बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होना चाहता है, सपोज ऐसे डिफ्लेक्ट होना चाहता है, तो यहाँ पे मटेरियल है जो उस डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करता है। यहाँ पे परफेक्टली चिपकाया है, तो डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करता है। ओके, सो इट इज एक्चुअली रेजिस्टिंग दी मोमेंट। सो रेजिस्टिंग मोमेंट उस केस में आएगा। सिंपली सपोर्टिंग की डेफिनेशन में क्या है कि ये केस नहीं होना चाहिए। इट अलाउस रोटेशन ऑफ बीम, ओके, अ बीट रोटेशन ऑफ बीम। डिफ्लेक्शन की वजह से जो कर्व बनता है वो कर्व बनने देता है, उसको रेजिस्ट नहीं करता है। So that is the basic requirement of a beam to declare it as a simply supported beam. Again, it is capable of exerting only forces and not capable for resisting moment. That is the definition of simply supported beam. Are you getting this? Yes, sir. हेलो, ओके। सो अभी इस चैप्टर के अंदर जब भी मैं ये फोर्सेस बोलता हूँ, ओके, तो आपको रिएक्शन को ध्यान में रखना है। मोमेंट बोलता हूँ तो रिएक्टिंग मोमेंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बीम इज overhanging beam. Okay, first of all let me show you the image of a simply supported beam.
so you get better idea. Okay. तो ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने देखा हुआ है फ्लेक्सर स्ट्रेसिस में. तो यू सी हियर दिस काइंड ऑफ बीम. ओके, ये दोनों बीम, ये वाला और ये वाला, ये दोनों दीज आर एलिजिबल फॉर कॉलिंग इट देम एज अ सिंपली सपोर्टेड. अभी यहाँ पे क्या है, एक कैनाल जैसा है, उसके ऊपर एक लकड़े का पट्टा रखा हुआ है. सो यू कैन सी कि ये जो बीम है उसको डिफ्लेक्ट होने दे रहा है. ये दोनों साइड पे जो सपोर्ट है, आप देख सकते हो कि ये सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देगा. अगर 100 केजी यहाँ पे रखा हुआ है तो ये सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन देगा. यहाँ पे रिएक्शन आएगा 50 केजी, यहाँ बिकॉज ये एग्जैक्टली सेंटर में है, और यहाँ पे रिएक्शन आएगा 50 केजी. ये बीम का जो रोटेशन हो रहा है उसको रेजिस्ट नहीं कर रहा है. यू कैन सी बीम कैन डिफ्लेक्ट हियर. इस केस में भी ऐसा ही एप्लीकेबल है. बीम इज एक्चुअली डिफ्लेक्टिंग. जो एंड्स है वहां पे ऐसा कर्वेचर हो रहा है. ये जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है पूरा, दिस सपोर्ट इज नॉट रेजिस्टिंग अगेंस्ट द कर्वेचर. ये जो यहाँ पे बेंड हो रहा है उसको रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है. ओके, तो दिस इज अ काइंड ऑफ simply supported beam. Now have a look at the next one, that is overhanging beam. So from figure you can see overhanging means जो बीम का कुछ पोर्शन होगा वो हवा में ऐसे ही हवा में सस्पेंडेड होगा. ओके, जो सपोर्ट उसको पीछे प्रोवाइड किए हैं उसकी वजह से ये ऐसी पोजीशन में होल्ड कर सकता है. So now how you define the overhanging beam? It is freely supported at 2 points. Okay. यहाँ पे 2 points बोला है, एंड points नहीं बोला है. You see, आपको वर्ड्स पकड़ने हैं यहाँ पे. सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है, एट बोथ एंड्स, दोनों एंड पे होता है. ओवरहैंगिंग बीम में कोई भी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स के ऊपर सपोर्ट होना चाहिए. ये नॉट नेसेसरीली कि सपोर्ट यहाँ पे होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. So freely supported at 2 points and having one or both ends, एक या दोनों ends, both ends extending beyond these supports. ओके, अभी यहाँ पे इमेज में एक साइड का ही ओवरहैंग है. ओके, इट कैन बी ओवरहैंग ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड पे ओवरहैंग भी हो सकता है. इट मीन्स जो बीम का जो पोर्शन होगा वो सपोर्ट से आगे चला जाएगा. This is a portion extending beyond the support. सपोर्ट यहाँ तक है, उसके आगे भी थोड़ा मटेरियल अवेलेबल है. ओवरहैंग दोनों साइड पे हो सकता है. यहाँ पे भी किसी केसेस में यहाँ पे भी ओवरहैंग हो सकता है. So now let me show you the image of overhang beam. Let me see if I can find. Okay. ये तो आप सबने देखा ही होगा, स्विमिंग पूल में जंप करने के लिए वो जो प्लेटफॉर्म होता है, दैट यू कैन कंसीडर दिस स्ट्रक्चर एज अ ओवरहैंग बीम. और अगर आपको ये डिज़ाइन करना है कि भाई ये 100 केजी तक के आदमी तक को सपोर्ट करना चाहिए, टूट नहीं जाना चाहिए, तो यू कैन अप्लाई द फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट एंड इक्वेशंस ऑफ ओवरहैंग बीम. तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्विमिंग पूल का जो ये प्लेटफॉर्म है, so one support is over here, one support is over here and another support is over here. और ये जो हमारा बीम है उसका जो बीम है वो एक्सटेंड हुआ है बियॉन्ड सपोर्ट. ये हमारा पूरा बीम है.
इस बीम का इतना पोर्शन जो है वो एक्सटेंड हुआ है बियॉन्ड सपोर्ट, ये वाला पोर्शन। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरहैंग बीम। लेट मी शो यू इफ another is there. ये भी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जो भी इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में से पास होते हैं। ओके, सो दिस काइंड ऑफ क्रेन यू हैव सीन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, एंड दिस इज माय कंप्लीट बीम। तो बीम का जो इतना पोर्शन है, दिस पोर्शन is extended beyond the support. So this is called overhang beam. ये पूरा बीम है, उसमें ये वाला पोर्शन है, दैट इज ओवरहैंग, जो आगे निकल रहा है। ओके, सो इस बीम को हम बोलेंगे ओवरहैंग बीम। ओके, और यहाँ पे सपोर्ट जो है वो कोई भी 2 पॉइंट पे होने चाहिए। यू सी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सपोर्ट जो है वो कोई भी 2 पॉइंट पे होने चाहिए। अब ये 2 पॉइंट बीच में भी हो सकते हैं या फिर एक एंड पे और एक बीच में भी हो सकता है। दोनों सपोर्ट्स एंड पे मत रख दीजिए, बिकॉज दैट विल फॉल टू द कैटेगरी ऑफ सिंपली सपोर्टेड। ओके, तो उसके इक्वेशंस अलग होंगे। थर्ड वन इज अ कैंटिलीवर बीम। फ्रॉम फिगर यू कैन सी one end is fixed, other end is free. Okay. Cantilever beam is fixed at one end and free at the other end. Now let me show you the image of cantilever beam. इस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे। कोई एक दीवार या उसमें से जो पोर्शन बाहर निकलता है टू सपोर्ट वेट। सो दिस काइंड ऑफ बीम इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम, जिसका जो एक एंड होता है वो कंप्लीटली फिक्स होता है। कंप्लीटली फिक्स होता है मीन्स यू सी, अगर मैंने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया है तो मेरा बीम नीचे नहीं जा सकता, मीन्स ये वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। मेरा बीम इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकता, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। और मेरा जो बीम है वो ऐसे रोटेट भी नहीं हो सकता, तो ये मोमेंट भी प्रोवाइड करेगा। फिक्स सपोर्ट है ये, दैट इज द कैंटिलीवर बीम, जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड फ्री होता है। इट इज फ्री टू डिफ्लेक्ट। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस बीम। Now, what is the definition of continuous beam? It rests on more than two supports. Rests on more than two supports. अभी ऐसा बीम आपने कहाँ पे देखा होगा? Let me show you. ब्रिज देखे होंगे आपने। तो दिस वन इज अ बीम, लंबा बीम है और उसको सपोर्ट्स दिए हैं at multiple points, more than 2 points. You see, okay. So this kind of beam is called continuously supported beam or continuous beam. Okay. That is called continuous beam. It rests on more than 2 supports. 2 से ज़्यादा supports होने चाहिए. And the last one is a fixed beam. तो फ्रॉम फिगर यू कैन आइडेंटिफाई कि बीम के जो दोनों एंड्स होंगे that are fixed, rigidly fixed, that both ends cannot move.
ये वाले बीम्स जो होते हैं वो हमारे घर में होते हैं, हमारे हाउस में जो होते हैं, ये दोनों साइड से फिक्स होते हैं कंक्रीट के अंदर। Let me show you if I have the image of fixed beam. Okay. आपने ये बीम्स देखे होंगे हमारे घर के अंदर, ये जो एक छोर से दूसरे छोर तक रन होते हैं। Okay. So you see it is rigidly fixed inside the concrete. Okay. ये दोनों साइड पे फिक्स होंगे। Let me see if I have other one. इन इंडस्ट्री ऑल्सो काफी बार ये बीम्स इंस्टॉल करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड बीम। ये इस साइड पे भी फिक्स होगा और यहाँ पे इस साइड पे भी फिक्स होगा। बोथ ऑफ द एंड्स आर रिजिडली फिक्स, बोथ एंड्स कैन नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, उसको कोई फ्रीडम नहीं है। ये वर्टिकली भी मूव नहीं हो सकता, हॉरिजॉन्टली भी मूव हो नहीं सकता, और ये रोटेट भी नहीं हो सकता। एंड माइंड वेल, यहाँ पे हम जो भी बीम का एनालिसिस और कॉलम का एनालिसिस करें वो 2 डायमेंशन में करेंगे। वी विल नॉट गो इन द डेप्थ डायरेक्शन, दैट डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमारा एनालिसिस जो है वो प्लेन 2 डायमेंशन में हम कंस्ट्रेंट रखेंगे। तो आर यू गेटिंग दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स? ये एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। ओके, दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम्स। Is there any confusion here? No, sir. Yes or no? Sorry? No, sir. Yes, sir. Okay. Then I will take up another topic, that is type of supports. Okay, a small topic, then I will stop. Okay. Types of supports. Now अलग अलग टाइप्स के सपोर्ट्स आते हैं। ये जो बीम्स हमने देखे, ये सपोर्ट्स जो है वो अलग अलग टाइप के आते हैं। आपने आइडेंटिफाई तो कर ही लिए होंगे, अलग अलग तरीके से सपोर्ट्स दिए गए होते हैं बीम्स को। ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स? First one is roller support. So basically there are 4 types of supports, but okay, fine. First one is roller support. Okay, now from the name you can identify कि ये जो support होगा वो roller type होगा। अब ये कैसा होता है? Let me show you the image. You see ये एक ब्रिज का सेक्शन ही है। तो you see here this support, यहाँ पे रोलर्स दिए गए हैं। Now why rollers are provided? क्यों रोलर क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? बिकॉज बीम जो होता है उसमें काफी सारा स्टील का मटेरियल भी लगता है ब्रिज के अंदर। तो स्टील का प्रॉपर्टी हमको सबको मालूम है, मेटल है। जब भी जो हीट ज्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा, सो मेटल विल एक्सपांड। सो थोड़ा उसका एक्सपांशन को कॉम्पनसेट करने के लिए यहाँ पे रोलर सपोर्ट दिया गया होता है कि बीम जो होता है वो थोड़ा बहुत माइनर, ओके आप देख भी नहीं पाओगे उतना माइनर, ये it can go in this direction. So to allow it move in horizontal direction में मूवमेंट उसका अलाउ करने के लिए यहाँ पे रोलर सपोर्ट्स दिए गए होते हैं। That is the roller support. अभी रोलर सपोर्ट क्या करेंगे यार? Is there any confusion? Okay, अभी रोलर सपोर्ट क्या करेंगे? रोलर सपोर्ट will allow the movement in horizontal direction. अभी मूवमेंट अलाउ कर रहा है, मीन्स वो रेजिस्ट नहीं कर रहा है, अलाउ कर रहा है। So there will be no resistance in
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा। अभी रोलर है, यहाँ पे रोलर है, ओके, उसके ऊपर लोड रखा हुआ है, तो इट विल ऑब्वियसली प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू वर्टिकल फोर्सेस, तो वर्टिकल डायरेक्शन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देगा। ओके, सो इट विल नॉट अलाउ दी वर्टिकल मूवमेंट, सो दैट इज वाई वर्टिकल रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करेगा। रोलर के ऊपर अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ तो क्या होगा, ये रोलर रोल होके आगे चला जाएगा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो आप एक चीज ध्यान में रखिए, जो भी मूवमेंट अलाउड है उसके अगेंस्ट कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अलाउड है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा, रेजिस्टेंस नहीं आएगा। वर्टिकल मूवमेंट अलाउड नहीं है तो वर्टिकल रिएक्शन आएगा। हम अलाउ नहीं कर रहे हैं तभी तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है। माइंड वेल, रोलर का जो रेजिस्टेंस होगा वो रोलर जिस सरफेस पे होगा उस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रेजिस्टेंस होगा। I think someone's mic is on. तो ओके, रोलर का जो सपोर्ट होगा उसके परपेंडिकुलर, रोलर का जो बेस होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा। लाइक यू सी हियर, यहाँ पे हमारा रोलर सपोर्ट ही है, बट दिस रोलर सपोर्ट इज प्रोवाइडेड एट सम एंगल। तो जो भी रिएक्शन ये रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, that reaction will be in this direction, perpendicular to the surface of the roller। रोलर का जो सरफेस है उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। तो यू फ्रॉम द एंगल यू कैन आइडेंटिफाई कि ये जो रिएक्शन होगा उस that will be at the orientation 90 minus theta। You see clear carefully, यहाँ पे मेरा जो सरफेस है, दिस सरफेस इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो मुझे चाहिए ये वाला एंगल, so that angle is 90 minus theta। So the reactions offered by a roller support is perpendicular to the surface on which the roller is kept। जहाँ पे भी रोलर रखा होगा उस सरफेस के को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा। ओके, लाइक यहाँ पे वर्टिकली और यहाँ पे एट दिस एंगल, सो दिस इज एक्चुअली रिड्यूस टू रिएक्शंस। यहाँ पे सपोर्ट है उसको हमने रिएक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। सो एट पॉइंट ए वर्टिकल रिएक्शन विल बी देयर, एट पॉइंट बी reaction RB is there, but it is at an angle of 90 minus theta। Are you getting this? आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज एग्जाम्पल सॉल्व करते समय आपको यही सब फंडामेंटल्स काम में आएंगे। नेक्स्ट सपोर्ट इज हिंज्ड सपोर्ट। ओके, अभी नाउ व्हाट इज हिंज्ड, यू मस्ट नो। हिंज आपने कहीं पे देखे हुए हैं? लेट अस सर्च। ओके, आपको इसमें समझ में आएगा। ओके, आपने आपका घर का दरवाजा देखा होगा, ये उसके अंदर ये ऐसे जॉइंट्स है, okay, these are called hinges। okay, so this kind of joint is called hinged joint। okay, अभी ये क्या कहता है, ये दरवाजे को बंद या ओपन करने में मदद करता है। okay, so ये कौन सा मूवमेंट अलाउ कर रहा है?
ये कौन सा मूवमेंट अलाउ करेगा? Just a minute, let me help you if you are not getting. Okay. अब ये हिंज है, वो कौन सा मूवमेंट अलाउ करेगा? इट विल अलाउ दी रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस। कि जो हिंज जॉइंट है उसकी एक्सिस के अगेंस्ट में जो रोटेशन है वो अलाउ करेगा, तभी आप जो दरवाजा है वो ओपन या क्लोज कर सकते हो। इट विल नॉट अलाउ मूवमेंट इन दिस डायरेक्शन। ओके, एक्सिस की डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं अलाउ करेगा, एज वेल एज एक्सिस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। वो अपनी जगह पे फिक्स है, सिर्फ रोटेशन है वो अलाउ करता है। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. आर यू गेटिंग? ओके, तो दैट इज हिंज सपोर्ट। ऐसे ही टाइप का सपोर्ट आता है, ओके, जो बीम का रोटेशन है वो अलाउ करेगा। ओके, यहाँ पे अगेन बोल रहा हूँ, रोटेशन मीन्स स्लाइड माइनर रोटेशन। आपको पूरा बीम है वो रोटेट हुआ नहीं दिखेगा कभी भी। आई एम सेइंग इज माइनर रोटेशन, बिकॉज डिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे तो थोड़ा रोटेट होता है, उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है। ओके, सो इट इज अलाउइंग द बीम टू रोटेट। मीन्स ऐसा मोशन है वो उसको अलाउ कर रहा है, रेजिस्टेंस नहीं कर रहा है। okay. So there will be no resisting moment in case of hinged support। अगर ऐसा सपोर्ट होगा तो उसमें मोमेंट है, रेजिस्टिंग मोमेंट नहीं आएगा, बिकॉज वो तो अलाउ कर रहा है, उसको रेजिस्ट तो कर ही नहीं रहा है। okay, so resisting moment will not be there। what it is arresting is vertical motion एज वेल एज हॉरिजॉन्टल मोशन। ये दोनों को रेजिस्ट कर रहा है, इन दोनों डायरेक्शन में बीम को नहीं जाने देगा। सो दैट इज वाई वो जाने नहीं दे रहा है, इसीलिए रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे, रेजिस्टेंस की वजह से रिएक्शंस प्रोड्यूस होंगे इन वर्टिकल डायरेक्शन एज वेल एज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो एग्जाम्पल में कहीं भी आप हिंज्ड सपोर्ट या हिंज जॉइंट देखते हैं, वहां पे दो रिएक्शंस आएंगे, एक परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा इस बीम की एक्सियल डायरेक्शन में। ओके, बीम जो है उसका एक्सिस ये डायरेक्शन में है। ओके, so you will see the reaction in horizontal as well as vertical direction। now comes to third one is fixed support। okay, fixed support means now from name you can identify कि जो बीम के जो एंड होंगे उसको फिक्स रिजिडली जकड़ा हुआ होगा। ओके, let us see fixed beam only। तो इस टाइप का जो सपोर्ट होता है, दिस वन इज अ फिक्स्ड सपोर्ट। अभी आप देखोगे तो ये सपोर्ट यहाँ पे जो जकड़ा हुआ है, इट इज नॉट अलाउइंग टू मूव द बीम इन दिस डायरेक्शन। ओके, इस पॉइंट के ऊपर, ओके, इट इज नॉट अलाउइंग बीम टू मूव इन दिस डायरेक्शन, एंड ऑल्सो इट इज नॉट अलाउइंग टू रोटेट द बीम एट दिस एंड। इस बीम के ऊपर उसको रोटेट भी नहीं हो, इस पॉइंट के ऊपर उसको रोटेट भी नहीं होने दे रहा है। तो मीन्स इट इज प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस, ये रेजिस्ट कर रहा है उसको। So the fixed beam will have three reactions। Mind you, fixed beams will have three reactions, one in vertical direction, second in horizontal direction, and third reaction is resisting moment। यहाँ पे resisting moment आएगा बिकॉज ये उसका रोटेशन अलाउ नहीं कर रहा है, उसको जकड़ के रखा है यहाँ पे। तो कीप दिस थिंग इन माइंड, बिकॉज एग्जाम्पल के अंदर ये फंडामेंटल्स आपको बहुत काम में आने वाले हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, रोलर सपोर्ट होगा, वहाँ पे एक ही रिएक्शन आएगा, सिर्फ एक रिएक्शन वर्टिकल, या तो फिर जो भी सरफेस है रोलर की सरफेस
उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक ही रिएक्शन आएगा। बाद में आप ये एंगल पे है तो उसको कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, बट रिएक्शन एक ही है। ओके, हिंज्ड सपोर्ट में दो रिएक्शंस आएंगे, वन वर्टिकल एंड वन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। फिक्स्ड सपोर्ट में तीन रिएक्शन आएंगे, वर्टिकल रिएक्शन और रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एज वेल एज reacting moment or resisting moment, you can say. Is it clear to you? Yes, sir. Okay, Yes, yes. so I will stop over here. In next lecture we will study different types of loading, कौन कौन से टाइप के लोड किसी बीम के ऊपर अप्लाई होते हैं, that we will study. Okay, now before coming to next lecture I would like you to observe the beams available around you. काफ़ी सारे बीम्स अवेलेबल है, आपके घर में अवेलेबल है, देन आप रोड पे जाओगे अगर किसी काम से, वहाँ पे भी बीम्स अवेलेबल है। जो होर्डिंग्स होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए होते हैं उसके, यू कैन ऑल्सो कंसिडर देम एज अ बीम, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, विंड लोड लग रहा है। ओके, लेट मी शो यू। जस्ट मिनट, आप रास्ते पे चलते हो, ऐसे टाइप के होर्डिंग्स आप देखते हो। ओके, तो ये होर्डिंग्स किसी हियर वर्टिकल स्ट्रक्चर। अभी आप ये देखिए कि बीम जो है वो नेसेसरीली वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होना जरूरी नहीं है। बीम की बेसिक डेफिनेशन क्या है, बीम की जो एक्सिस होगी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। Okay, that is the basic requirement for a structure to be called as beam. तो यहाँ पे आप ये होर्डिंग देखोगे तो यहाँ पे हवा आती है, that wind load is acting on this hoarding. तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, ये जिस स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा हुआ है उस स्ट्रक्चर के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लोड एक्ट हो रहा है। So you can analyze or design this supporting structure as a beam. उसके ऊपर कितना विंड लोड लग रहा है, एंड ऑल्सो यू ऑब्जर्व कि कौन कौन से टाइप के लोड लग सकते हैं एक स्ट्रक्चर के ऊपर। यू ऑब्जर्व दिस थिंग व्हेन यू कम इन नेक्स्ट लेक्चर। आई विल स्टॉप ओवर हियर।